आज जो समस्या हम बता रहे हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का हल आप कैसे निकालेंगे ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। हुआ क्या है कि बहुत लोगों का क्या होता है कि दाखिल खारिज में ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है। देखिए, ऑब्जेक्शन लगाना बिल्कुल सही है, लेकिन आप उसका निपटारा कैसे करें, आप उसका सुधार कैसे करें और आप किस तरह के दस्तावेज प्रस्तुत करें ताकि आपका जो ऑब्जेक्शन है वो हट जाए और आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट ना हो और आप अपना दाखिल खारिज करा पाएं। हम ये उन लोगों को भी बता रहे हैं जो लोग जमीन नहीं घर खरीदे हैं। जैसे घर कहने का मतलब है कि बहुत लोग अपार्टमेंट खरीदते हैं, उसमें फ्लैट जो है अपने जहां पे भी उनका पोजीशन हो वो अपना फ्लैट परचेज करते हैं। लेकिन जो भी फ्लैट बना होता है उसमें तो कहीं ना कहीं उसका लैंड जो प्लॉट है तो उसमें उसकी हिस्सेदारी होती है। तो यहां भी वही कंडीशन अप्लाई होता है। तो या आप जमीन खरीद रहे हैं या आप किसी तरह का मकान खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, सबके लिए वही कंडीशन है। अब समझना इसको बेहद जरूरी है कि आखिर होता क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपनी जमीन को बेच दिया। ठीक है, कोई भी खरीद सकता है किसी की जमीन। तो इन्होंने अपनी ये प्लॉट को जो है इस व्यक्ति के यहाँ बेच दिया और इस व्यक्ति जो है ये अपनी संपत्ति खरीद लिया, इस संपत्ति पे अपना कब्जा भी पा लिया, मतलब सब कुछ पा लिया। लेकिन इस व्यक्ति ने संपत्ति का दाखिल खारिज नहीं कराया। इसका मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा आपके पास जो भी संपत्ति है, जैसे आप पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स देते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको लैंड का भी टैक्स देना पड़ेगा। सरकार को आपको टैक्स जो है लैंड का, तो आप जो भी टैक्स पे करते हैं, यानी आप लैंड का जो टैक्स पे करते हैं, तो पहले जब जमीन बेच रहा था उस समय तक इस व्यक्ति के द्वारा वो टैक्स पे किया जा रहा था। कहने का मतलब ये है कि जब ये जो लैंड आप देख रहे हैं, इस लैंड को बेचने से पहले तक, ठीक है, बेचने से पहले तक इस व्यक्ति के द्वारा, है ना, ये व्यक्ति बेचा है तो इसके द्वारा जो है टैक्स जो है वो दिया जा रहा था लैंड का सरकार को, है ना। लेकिन जब बिक्री हो गया, इसको बेच दिया गया, तो अब इसका टैक्स कौन देगा? इस व्यक्ति को देना, इसलिए कि अब इसकी संपत्ति है, अब इस संपत्ति को ये खरीद लिया है। लेकिन इसने दाखिल खारिज नहीं कराया। दाखिल खारिज कहने का मतलब है सरकार का जो भी रजिस्टर है, सरकार का जो भी जहां पे रिकॉर्ड है, सब कुछ रखा हुआ है इंफॉर्मेशन, उनमें ये व्यक्ति के द्वारा अपना नाम दर्ज नहीं कराया गया। तो इसका मतलब इसके पास रजिस्ट्री का तो दस्तावेज है, यानी निबंधन कार्यालय में अगर आप जाते हैं जहां पे रजिस्ट्री होता है, वहां पे ये दस्तावेज मौजूद है कि ये संपत्ति इस व्यक्ति के नाम कर दिया गया है। लेकिन जो अंचल लेवल पे जहां पे लैंड का टैक्स लिया जाता है, वहां पे इस व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं हुआ। तो अब जो है सरकार को आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर देखा जाए तो अंचल स्तर पे जो है इसी व्यक्ति का नाम है। अब यही अभी वर्तमान में दोबारा चाहे तो टैक्स पे कर सकता है। तो इस व्यक्ति के द्वारा दाखिल खारिज नहीं कराया गया, लेकिन इस संपत्ति को दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के यहां बेच दिया गया। इस रजिस्ट्री दस्तावेज के आधार पे जो इसको बेच दिया गया। सबसे पहले अगर ऐसी संपत्ति ये व्यक्ति खरीद रहा है तो उसको इस व्यक्ति का ओरिजिनल जो केवाला है ना, जो ओरिजिनल रजिस्ट्री का दस्तावेज है, वो भी लेना होगा। आप उनसे ले लीजिए ताकि आपको भविष्य में आगे हो सकता है दाखिल खारिज जब कराने जाएं तो अगर आपको दिक्कत का सामना करना पड़े तो आप एक दस्तावेज के रूप में सबूत के तौर पे आप इसको प्रस्तुत करेंगे। तो आपके पास इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। अब जब इस व्यक्ति के द्वारा जो अभी वर्तमान में जमीन को खरीदा है, ये व्यक्ति जो वर्तमान में अभी संपत्ति को खरीदा है, ये जब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, इस व्यक्ति के द्वारा जब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया गया ऑनलाइन, तो कुछ समय बाद जब ये अप्लाई करता है तो उसको वेरीफाई किया जाता है कि इसको बेचने वाला कौन है। भाई बेचने वाला कौन है?
तो देखता है कि बेचने वाला जो यहाँ पे ये व्यक्ति है उसका नाम दर्ज ही नहीं है, नाम दर्ज नहीं है ना। नाम दर्ज रहेगा तभी तो वो उसका दाखिल खारिज होगा। देख रहा है करीब बेचने वाला का तो नाम दर्ज नहीं है, नाम तो इसका दर्ज है, तो कैसे दाखिल खारिज होगा। ठीक है, तो यहां पे लगा दिया जाता है ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन में लिख दिया जाएगा कि जो विक्रेता है उसका कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे दस्तावेज में मौजूद नहीं है, जो विक्रेता है उसका किसी प्रकार का यहाँ पे जमाबंदी या रजिस्टर 2 में किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्शन डाल दिया गया। ऑब्जेक्शन के बाद क्या होता है कि जो दाखिल खारिज करने के लिए अप्लाई किया है उसको आप देख लें, ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक कर लें, या जैसे अगर आपका ऑफलाइन सिस्टम है तो आप अपना स्टेटस चेक कर लें। अगर आपको वहां पे ये समस्या उत्पन्न हो रहा है क्या करेंगे, तो अब आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या है ये समझ लें कि आपको ऑब्जेक्शन तो लगा दिया कि सीधी सी बात है कि बीच वाला जो व्यक्ति है उसने दाखिल खारिज तो कराया ही नहीं, तो आपको लगा दिया गया ऑब्जेक्शन। अब आपको क्या करना है कि आपको जो अधिकारी हैं, राजस्व के अधिकारी हैं, उनको एक आवेदन लिखना पड़ेगा, है ना। और आवेदन के साथ साथ जो है ना आपका जो ऑब्जेक्शन लगाया हुआ कॉपी है आप उसको भी वहां पे अटैच करें। ठीक है, और उसके साथ साथ यानी ये करने के बाद देखें एक बार क्या होगा कि आपका एक टाइम भी दिया जाएगा, उसमें आपको नोटिस भी किया जाएगा। तो आप आवेदन के साथ साथ जो आपका स्टेटस आया है, किस लिए ऑब्जेक्शन लगाया गया, वो भी आप मेंशन कर दें, और आप अपना जो भी पुराना केवाला है वो दिखाएं सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो व्यक्ति केवाला लिया है, अब ये भी डिपेंड करता है कि ये कितना पुराना है ना। इस व्यक्ति को वहां पे रहना पड़ सकता है, यानी हो सकता है कि जो व्यक्ति बेचा है या जो वर्तमान में जिसकी जमीन है उसको भी हो सकता है बुलाना पे, और वो आपके सपोर्ट में हो। देखें सीधी सी बात है, ये जमीन तो आपकी होनी ही है, आपने खरीदा है, कोई बीच में दाखिल खारिज नहीं भी कराया तो वो संपत्ति आपकी होगी, इसमें ये 100% सही है। लेकिन थोड़ा ये प्रॉब्लम जो है उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं किसी एक पार्टी के द्वारा उस बात से मुकर जाना। ठीक है, आगे जब मामला न्यायालय में जाता है तो सारा कुछ जो है वो देखा जाता है कि कब बेचा गया, कैसे बेचा गया, उसका रिकॉर्ड मौजूद है कि नहीं है। तो बस इस व्यक्ति की गलती यही है सिर्फ कि इन्होंने दाखिल खारिज नहीं कराया। अगर ये करा लेता, आप उससे संपत्ति खरीदते, इजीली आपका दाखिल खारिज होता, आपको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होता। लेकिन अभी आपको आवेदन लिखना है, साथ में हो सकता है कि आपको ये केवाला के साथ साथ ये भी केवाला दिखाना पड़े कि जो व्यक्ति के नाम से अभी वर्तमान में जमीन है उसने जो है ये संपत्ति को बेचा है, और जो संपत्ति खरीदने वाला है वो दाखिल खारिज नहीं करा के डायरेक्ट हमको रजिस्ट्री के आधार पे दोबारा मेरा रजिस्ट्री कर दिया। तो इसीलिए वो अनुमति दिया जाए ताकि उनका आपका जो है दाखिल खारिज हो। अगर राजस्व के अधिकारी इस बात को वेरीफाई करेंगे, अगर आपकी बात में सत्यता होगी, किसी भी प्रकार का कोई भी इस पे विवाद नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाने वाला कोई होगा, तो आपका दाखिल खारिज का आदेश जारी हो सकता है, आपका दाखिल खारिज हो सकता है। लेकिन एक बार देखें, अगर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर आपको अनुमंडल स्तर पे जो है आपको उसका केस फाइल करना पड़ेगा, और उस पार्टी को नोटिस करना पड़ेगा जो इसमें इन्वॉल्व है, बेचने वाला हो गया। ठीक है, और वो जो संपत्ति पहले से जिसका भी वर्तमान में जिसके नाम से मोटेशन कायम है उसको भी नोटिस। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बाद में आगे चल के प्रॉब्लम हो गया कि आप जो है नोटिस करें, उसका जवाब आएगा। हाँ, वो अगर आपको सपोर्ट कर दिए, फिर आपकी डिग्री हो गई, तो फिर राजस्व के अधिकारी को आदेश जारी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको जो है रिजेक्ट होने से पहले ये सारा प्रक्रिया कर लेना है, ताकि ऐसा नहीं कि जो राजस्व के अधिकारी हैं आपके दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दे। तो ये सबसे आपके लिए बेहतर विकल्प है, आप ऐसा कर सकते हैं। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे।
अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।